हम लोग वास्तविक संख्या देख लिए। अब वास्तविक संख्याओं की बात करें तो ये भी दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है परिमेय संख्या, है ना, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। चलिए, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं रियल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। और अपरिमेय संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं, आप परिभाषा पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो p बटा q के रूप में और q नॉट इक्वल टू 0 ऐसे होती है ना। जैसे मान लीजिए 2/3 लिखिए, 4/7 लिख दीजिए, 0 भी लिख दिए क्योंकि इसके बाई में तो 1 है ना, 4 लिख दिए इसके बाई में 1 है, तो ये सब परिमेय संख्या के एग्जाम्पल हो गए। और अपरिमेय संख्या है जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम एग्जांपल बात करें, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इन सब ये सब संख्या। √4 नहीं हुआ क्योंकि तो 2 का स्क्वायर होता है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो ये पहले की परिभाषाएं ऐसी थी, लेकिन अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा, आप 9 में भी पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है ना, दशमलव प्रसार वो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। यानी कि यहाँ से एक और परिभाषा आप कह सकते हैं कि ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो, वो कौन सी कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसे भी आप परिभाषा दे सकते हैं। चलिए, और अपरिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, ठीक है। अब आपको समझ में ना होगा कि शांत क्या होता है या अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती में इनमें फर्क क्या है। चलिए हम एग्जांपल से इसको पहले समझ लेते हैं, फिर संख्याओं के आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 1/8 और दूसरी संख्या लिए है हम लोग 2/3, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये दोनों तो परिमेय संख्या दिख रही है क्योंकि p/q के रूप में है। तो इसमें से पता कैसे चलेगा कौन शांत है और कौन अशांत आवर्ती है? तो एक्चुअल में बिना भाग किए भी पता चलता है, जिसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। हम लोग भाग देख के देखेंगे अभी यहाँ। चलिए, यहाँ 0 लगाएंगे, ये कितना बार में? एक बार में 2 0, है ना। 2 बार में 16, 4 0, 5 बार में 40। ये पूरा कट जा रहा है यहाँ, यानी ये जो आया पॉइंट के बाद कुछ अंक जाके कट गए, तो इसको कहेंगे शांत, ठीक है। इस तरह के दशमलव प्रसार क्या कहलाते हैं? शांत, मतलब कुछ पॉइंट तक जाके वो कट जाए। और अशांत क्या होता है? जैसे इसको देखिए, आप इसको भाग करिएगा, 5 दिएगा 0, 3 छक 18, 2 आएगा फिर 0, 3 छक 18। क्या ये कभी कटेगा? ऐसे ही आते जाएगा ना, 6 6 6 6। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत आवर्ती, मतलब कि ये पीरियड पे रिपीट हो रहा है ना। ये इसकी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, तो इसी को कहा जाता है अशांत आवर्ती, ठीक है। अब अशांत अनावर्ती क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर √2 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल के देख सकते हैं, 1.4142 ऐसे करके अंक आएंगे। चाहे तो आप इसको भाग विधि से भी बना सकते हैं, याद होना चाहिए। 2 यहाँ लिखेंगे, पॉइंट देके यहाँ 0 0 का पेयर बनाएंगे, वर्गमूल निकालना आपको सीखे होंगे इस तरह से, और इसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आएगा। तो इसमें अगर ऐसा रहता है तो इसमें क्या होता है? अंक रिपीट करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए 4 आया है, 1 आया है, फिर 4 के बाद 1 आना चाहिए तब ना आवर्ती होता है, लेकिन ये सेम नहीं आएगा, कभी भी रिपीट भी नहीं करेगा, इसलिए इसको अशांत कहेंगे और आवर्ती कहेंगे। ना कभी कटेगा और ना कभी रिपीट करेगा। देखना, यहाँ 1 है तो फिर यहाँ 2 आ गया है, 4 के बाद 1 है, यहाँ 4 के बाद 2 आ गया। तो इस तरह के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती कहलाते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग परिमेय संख्या के अगले पार्ट पे चलते हैं। अब अगर बात करें परिमेय संख्या की, तो ये भी 2 तरह की होती है। पहला होता है भिन्न, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। और दूसरा होता है पूर्णांक, अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। तो भिन्न क्या होता है? जो p/q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू ना तो 0 हो ना तो 1 हो, 0 और 1 कुछ भी ना हो। जैसे मान लीजिए 2/3 हुआ, 4/7 हुआ, -1/5 हुआ। तो इस तरह के जो होंगे ये क्या कहलाते हैं? इस तरह की परिमेय संख्याएं भिन्न कहलाती है, क्योंकि देखिए ना नीचे 0 है और ना ही 1 है,
ठीक है। और पूर्णांक क्या होता है कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q जो है हमेशा 1 होना, तो डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहेगा। यानी जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब संख्याएं क्या करेंगी पूर्णांक, क्योंकि देखिए सबके फ्रैक्शन नीचे क्या है, एक है, बटा में हर में क्या है, एक है, इसलिए सब क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। समझ गए। अब पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक 3 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। तो पूर्णांक में पहले बात करेंगे ऋणात्मक। आपको नाम से ही परिभाषा पता चल जा रहा होगा, एग्जाम्पल पता चला, ऋणात्मक पूर्णांक है ना। तो जो माइनस वाले होते हैं उनको कहते होंगे, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, निगेटिव ना, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। ठीक है। अच्छा, दूसरा है शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक यानी कि जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। ठीक है। और एक होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए। चलिए, अब ऋणात्मक में -1, -2, -3 ये सब आएंगे, और जीरो में सिर्फ शून्य आएगा, जीरो ही आएगा। और धनात्मक में 1, 2, 3 ये सब। अब धनात्मक पूर्णांक को एक और नाम दे सकते हैं, किस नाम से आप जान सकते हैं, तो इसको आप एक और काम का नाम से जान सकते हैं, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर की परिभाषा आप पढ़ेंगे कि ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होकर गिनती के तरफ बढ़ते हैं वो प्राकृत संख्या कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक दोनों को मिला दीजिएगा तो ये बन जाएगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर जो 1 से 0 से शुरू होकर गिनती की तरफ बढ़े, 0, 1, 2, 3 ये सब क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या कहलाते हैं। समझ गए। अब कुछ और संख्या है उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं जो बहुत ही जरूरी है ना। जैसे है सम संख्या, एग्जाम्पल से ही देख लेंगे, इसकी परिभाषा नहीं लिखेंगे हम लोग, यानी कि इवन नंबर। तो आप पढ़े होंगे पहले ही कि ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए उसको सम संख्या। 2 से विभाजित होने वाली, अब आपको बता दें कि 0 भी आपको लेना होगा, +-2, माइनस में भी हो सकता है ना, +-4, +-6, +-8 यानी कि प्लस में भी और माइनस में भी दोनों। तो सम संख्या देखिए, 0 भी 2 से विभाजित हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। ये सब सम संख्या कहलाते हैं। लेकिन इसके पहले आप पॉजिटिव में जानते थे, 2, 4, 6, 8 कहते थे, लेकिन अब ध्यान रखेंगे कि प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि आप बड़े क्लास में आते जा रहे हैं, है ना। अगला है विषम संख्या। विषम संख्या को क्या कहेंगे, ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे कि आप +-1 ले सकते हैं, +-3 ले सकते हैं, +-5 ले सकते हैं, +-7 ले सकते हैं, ये सब हो जाएंगे। समझ गए। अच्छा, तीसरी हम लोग संख्या की बात करेंगे, वो लेते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। एक्चुअली बता दें, अभाज्य संख्या को एक और नाम से जाना जाता है, ऋण संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 2 होगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 होगा, है ना। और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये सब संख्याएं जो है या तो खुद से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या। एक्चुअल में इसको भाज्य संख्या भी कहते हैं, भाज्य संख्या। तो इसकी उल्टी हो जाएंगे ना, ये जो अभाज्य संख्या है उसी का उल्टा। ठीक है। तो यौगिक संख्या या अभाज्य संख्या क्या होता है, इसको बारे में देखते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में कहेंगे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब देखिए कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं इसके बारे में। तो ऐसी संख्या है जो 1 से कटेंगी और अपने आप से कटेंगी और किसी और संख्या से भी कट जाए।
है ना, एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे और किसी और संख्या से भी कट जाए तो कौन कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये अपने आप से भी कटेगा, एक से भी कटेगा और किसी और संख्या से भी कट जाता है। तो ये सब यौगिक संख्या यानी कि भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ गए ये? देखिए एक्चुअल में ये भाज्य और अभाज्य में माइनस वाले नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें ध्यान रखिएगा कि परिभाषा में कुछ इस तरह से लिखते हैं कि वैसी प्राकृत संख्याएं, है ना, जो एक से कटे और अपने आप से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इसमें निगेटिव वाले नहीं आते हैं, अभाज्य में भी और यौगिक में भी, दोनों में माइनस वाले नहीं आते। आप यहाँ भी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला एक और देखते हैं। अगला संख्या जो होते हैं वो हम देखते हैं असहभाज्य। ठीक है, असहभाज्य संख्या, यानी इसको अंग्रेजी में कहेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसी दो संख्या, जैसे मान लीजिए ए और बी दो ऐसी संख्या है ना, जिनका HCF जो है ना, HCF 1 आ जाए। अगर HCF 1 हो रहा होगा तो वो असहभाज्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें 4 और 9 दोनों का HCF 1 होगा ना, तो ये दोनों असहभाज्य है। कहते हैं 4 और कितना कह दें 25, देख लीजिए, है ना, या कह दें 2 और 3, देख लीजिए। समझ गए ना असहभाज्य का मतलब, समझ गए? तो ये संख्याएं सारी क्लियर हो गई। अब हम लोग क्लास 10 के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, कुछ टॉपिक्स है उसको समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रमेयिका, यानी कि लेमा क्या होता है इसके बारे में। तो प्रमेयिका एक्चुअल में एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ठीक है, ये एक तरह का स्टेटमेंट है, कथन है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। मतलब कि ये एक ऐसा कथन होता है जिसके मदद से किसी दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखते हैं। चलिए तो यहाँ देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, ठीक है, ए और बी क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है जो दिए गए हैं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है। इसमें ऐसी अद्वितीय संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, और जहां R 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है लेकिन B से छोटा है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है इसको समझिए। आपको याद होना चाहिए, विभाजन प्रमेय आप पढ़े थे, याद है आपको? तो इसको कहते थे भाज्य, इसको कहते थे भाजक, है ना, इसको कहते थे भागफल, कहते थे ना, और नीचे जो आता था वो शेषफल कहलाता था। तो आप विभाजन प्रमेय एक पढ़े थे, कौन सा, किस तरह से था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। अब देखिए ये यूक्लिड का जो विभाजन प्रमेय है ना, ये प्रमेय का जो है ये इसी पर आधारित है। ये जो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिख रहा है, तो यहाँ वो संख्या है ए और यहाँ वो संख्या है बी, और ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान कौन सी है, तो ये भागफल आ रहा है Q क्वोशेंट और शेषफल आ रहा है R रिमाइंडर R। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालिएगा इसके अनुसार, तो भाज्य यानी कि A बराबर भाजक यानी कि B गुना भागफल यानी कि Q और प्लस शेषफल यानी कि R, तो यही निकलता है। तो ये इसी से आया है। ठीक है, विभाजन प्रमेय का जो है यूक्लिड का, वो कहाँ से आया है, इसी से। विभाजन प्रमेय का, विभाजन प्रमेय आप जब पढ़ते थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, इसी से ये उत्पन्न हुआ। तो ए यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और ये कह रहा है क्या, इसका मीनिंग क्या है, कह रहा है कि शेषफल जो होगा ना हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 होगा। आप कभी भी भाग करते हैं तो भाग के क्रम में या तो शेषफल आपका 0 आता है या 0 से बड़ा आता है, लेकिन इस भाजक से छोटा यानी B से छोटा आता है। आप करके देखिए ना, यहाँ पे भाग 2 एकम 2, यहाँ कट गया 3 आया, है ना, 2 एकम 2 1 बचेगा। तो ये देखिए जो शेषफल है वो तो इससे छोटा रहेगा ना हमेशा। तो वही कह रहा है कि ये जो है A बराबर BQ प्लस R, यही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, जिसमें क्या रहना चाहिए, R हमेशा या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए लेकिन B से छोटा होना चाहिए। तो ये इसका प्रयोग हम लोग आगे क्वेश्चन में करेंगे। ये एक तरह का स्टेटमेंट हो गया जिसके मदद से हम लोग किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या प्रूव करेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम क्या होता है इसके बारे में। तो एल्गोरिथम में सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, यानी कि कुछ स्टेप्स दिए गए होते हैं, चरण दिए गए होते हैं, कुछ स्टेप्स दिए गए होते हैं। ठीक है, एक श्रृंखला होगी जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि है ना या प्रक्रिया प्रदान करती है। यानी कि कुछ स्टेप्स दिए रहेंगे जो क्या करेंगे, एक विधि उत्पन्न करेंगे किसके लिए, किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए। तो चलिए एक हम लोग एल्गोरिथम देखते हैं। ठीक है, वो क्या होंगे, कुछ स्टेप्स दिए गए और उसी स्टेप्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे क्वेश्चन को हल कर पाते हैं, है ना, या उससे उसकी विधि मिलती है। ठीक है, तो चलिए एक देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। चलिए तो हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। यहाँ देखिए बताया था ना आपको कि स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स क्या होंगे, तो इसके द्वारा हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। यानी कि आपको यहाँ से ये पता चल गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या निकालते हैं, कोई किसी दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, दी हुई संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये क्लियर होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम के मदद से हम लोग दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिया हुआ है दो धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए ए और बी है। ठीक है, जिसमें ए क्या होगा, बी से बड़ा है, ए क्या होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए, का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दिए हुए चरणों के अनुसार कीजिए। देखिए ये दिए हुए चरण है, यही आपका एल्गोरिथम है, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम है। चलिए तो पहला स्टेप क्या है कि ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। मतलब ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं जहां की A बराबर क्या हो जाए, BQ प्लस R हो जाए, और R 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा। तो ये तो आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, अभी पढ़े है ना। चलिए यदि R 0 हो गया, यानी ऐसे करने में इस क्रम में अगर शेषफल 0 आ गया तो B यानी कि जो भाजक होगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। जो भाजक होगा वो ए और बी का क्या कहलाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यदि आर 0 नहीं हुआ तो पहले देख लेते हैं 0 होने पे कौन सा एचसीएफ कहलाएगा, एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 12 और दूसरी संख्या है 36। तो यहाँ देख रहे हैं 36 बड़ा है 12 से, यानी कि आपको यहाँ से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि ए का मान आपके पास 36 है और बी का मान 12 है। आप क्या देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना होगा। तो चलिए यहाँ प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा 0 से बड़ा होगा, है ना, या 0 के बराबर होगा लेकिन बी से छोटा होगा, यही ना होता है। तो चलिए इधर लिखेंगे 36 और इधर लिखेंगे 12, इधर साइड में रफ में भाग कर लेंगे। कितना बार में जाएगा, 3 बार में ना। तो याद देखिए भाज बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, समझ गए ना, इतना गुना इतना और प्लस शेषफल हो गया ना। तो आप देखें ऊपर रूल में कि यदि R 0 हो गया तो B जो होगा आपका दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर आप एचसीएफ की बात करें तो यहाँ आपका एचसीएफ जो होगा वो 12 प्राप्त हो गया, क्योंकि 12 है ना, B है, B का मान यहाँ 12 दिख रहा है ना, इसलिए हो जाएगा। अब अगर शेषफल 0 नहीं आया, R 0 नहीं आया, तब देखिए तो B और R के लिए, मतलब कि B और R के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए। मतलब कि अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो B को लेंगे और R को लेंगे, फिर दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। और कब तक जारी रखेंगे इस प्रक्रिया को, तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। जिस बार शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा और शेषफल 0 प्राप्त होते ही उसका जो भाजक होगा वही एचसीएफ आ जाएगा। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं। तो एक्चुअल में आपके एनसीईआरटी बुक में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है, वो उदाहरण एग्जाम में भी आता है, उसी को हम लोग बना लेते हैं। चलिए तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे ये जो है ना, जब शेषफल 0 नहीं हो रहा है तब उस कंडीशन पे है ये। चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए पहले बड़ा छोटा आपको ध्यान देना होगा। इसमें ये बड़ा है 4052 से, यानी कि यहाँ आप डेफिनेटली ए का वैल्यू कह सकते हैं 12576 और बी का वैल्यू कह सकते हैं 4052। ठीक है, अब यहाँ लिखिएगा, लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा, एकदम इसी तरह से लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका।
तो क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो यहाँ लिखेंगे 12,576 और इधर लिखेंगे 4,052। इसमें से भाग करिए रफ में, घेर लीजिएगा, रफ कर लीजिएगा। 4,052 द्वारा किस में कर रहे हैं, 12,576, 3 बार में ले जाएंगे ना। यहाँ कितना जाएगा, आ जाएगा 12,156। घटाइए यहाँ से 0 2 4, यानी कि हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी कि 3 और प्लस 420। तो देखिए तो शेषफल 0 नहीं ना आएगा, आर का मान 0 नहीं है, तो किसको लेना था आपको ऊपर रूल में, तो ऊपर रूल में आपको लेना था किसको, फिर से किसको लेना है, बी और आर को। तो बी और आर इसमें कौन कौन है, देखिए तो बी की जगह ये 4,052 है, आर की जगह ये है, तो फिर दोबारा ऐसे लिखेंगे 4,052 अगले स्टेप में, और इधर लिखेंगे 420। अब फिर इसमें इससे भाग करेंगे और ये दोहराते हैं कब तक, जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाएगा। चलिए इसको कितना बार में ले जाएंगे, 9 बार में ना, 0 और ये 9 दूना 18, 8 1 36 1 37, घटा दीजिए यहाँ पे आ जाएगा 2 है ना, यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ हर्षिल लीजिएगा ना यहाँ, तो कितना बार में ये 7 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 272। तो आ जाएगा इंटू में 9 और प्लस 272, देख रहे हैं ना। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल और प्लस ये होगा ना। फिर आपको देख रहा है शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, फिर इसको और इसको फिर से लेंगे, 420 को इधर और 2,272 को इधर, फिर ये डिवाइड करेंगे 272 द्वारा किस में करेंगे, 420 में। एक बार में ले जाइएगा 272, यहाँ आ जाएगा 148, ठीक है। तो 1 और प्लस फिर 148, फिर वही किए इतना गुना इतना और प्लस शेषफल। फिर अभी दोहराना होगा आपको, इधर 272 और इधर लिखना है आपको 148, है ना। चलिए तो 148 को लिखिएगा, फिर इसमें भाग करिएगा, 148 द्वारा किस में करना है, 272 में। एक बार में ले जाएंगे 148, घटा दीजिए 124 आएगा, तो गुना में 1 और प्लस में 124। अभी फिर आपको ले जाना होगा, 148 इधर लिखना है और इधर लिखना है 124। कितना बार में ले जाएंगे, फिर एक बार में ले जाइएगा, भाग करके देख लीजिए कितना आ रहा है, 148 एक बार में 124, घटाइएगा तो 24 आ जाएगा, यानी कि प्लस शेषफल 24। अब फिर आपको 124 इधर लिखना है और 24 इधर लिखना है, और फिर से आपको यही काम दोहराना है, ठीक है। तो ये रफ में इधर साइड में हम करते जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए। 124 ये 5 बार में ले जाएंगे, 120 यहाँ 4 आएगा, है ना। तो गुना में 5 और प्लस में 4, अभी भी नहीं आया, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे लिखिए इधर 24 और इधर लिखिए 4, कितना बार में जाएगा, 6 बार में ना, 4 6 24, 0 आएगा ना शेषफल, इसलिए आपका HCF जो होगा ये आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया ना ये। चलिए एक्सरसाइज 1.1 में अब हम लोग आ गए, और ये क्वेश्चन क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है, HCF निकालने के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन है 135 है, और क्या है दूसरा 225 है। तो इसका देखते हैं, ठीक है, एक इसका भी बना लेंगे, है ना। बहुत इजी है, तो आप समझ ही गए। पहले तो इसमें बड़ा छोटा आपको ध्यान देना होगा। चलिए यानी कि यहाँ से आप A का मान लिखिएगा 225 और B का मान लिखिएगा 135, समझ गए। और फिर यहाँ क्या लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यहाँ तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखेंगे ना। चलिए क्या होगा, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा। एक कंफ्यूजन आपको हमेशा रह रहा होगा कि सर यहाँ प्रमेय क्या लिख रहे हैं, यहाँ एल्गोरिथम कर रहा है। तो देखिए जो स्टेप्स लिख रहे हैं उनको एल्गोरिथम कहेंगे, और ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या ही है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो स्टेप्स लिखेंगे उनको एल्गोरिथम कहा जाता है, ठीक है। और ये आपके क्या है, प्रमेय क्या है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है। चलिए आगे इसको बनाते हैं। तो इधर लिखेंगे 225 और बराबर की इधर 135, इसमें भाग करिएगा 135 के द्वारा, इधर रफ कर लेंगे 225, एक बार में ले जाइएगा ना 135, 5 ये 12 में से 3 गया 9 सॉरी 0 ना, इंटू 1 और प्लस में 90 आ जाएगा ना। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये लिख दिया। अब फिर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो 135 इधर लिखिएगा और 90 इधर लिखिएगा, फिर दोबारा करिएगा 90 द्वारा 135 में एक बार में 45 बचेगा। चलिए तो 1 प्लस 45, फिर इधर 90 लिखिए और इधर 45 लिखिए, 2 बार में तो कट जाना ना, पूरा 0 आ जाएगा शेषफल, समझ रहा ना। इसलिए यहाँ से आपका HCF जो होगा, HCF वो क्या आ जाएगा 45। क्लियर हो गया। चलिए
चलिए तो एक और सेकंड इसमें का देख लेते हैं, ये भी तो बहुत ही इजी है। 196 और 38220। यहाँ देखिए यहाँ जो है 196 से वो बड़ा है तो पहले उसको लिखिए ना। चलिए तो यहाँ लिखिएगा 38220 बड़ा है 196 से, तो यानी ए बराबर हो गया 38220, है ना, और बी बराबर आपका हो गया 196। समझ गए। अब इसके बाद यूक्लिड यहाँ लिखेंगे ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ उसको लिखना होगा। हर एक क्वेश्चन में लिखिएगा, आपको याद रखना होगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर लेकिन बी से छोटा है। अब यहाँ पे 38220 और इधर लिखना है 196। अब यहाँ पे आप रफ कर सकते हैं साइड में, 196 द्वारा भाग करके देखिए आप किसमें, 38220 में। एक बार में ले जाइएगा ना 196, घटाइएगा यहाँ, ये 3 है ना, घटाइए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 186। एक अंक उतारेंगे 2, कितना बार में ले जाएंगे 9 बार में, 9 बार में से गुना करिएगा तो आएगा 1764। गुना करके आप देख सकते हैं। घटाइए यहाँ पे 8 और यहाँ 9, 98 आएगा। ठीक है, आप देखिए 98 आ गया और ऊपर से एक ये 0 आ गया। समझ गए ना। चलिए अब क्या करिएगा, ये कितना बार में जाएगा, तो ये 5 बार में 980 आ जाएगा, यानी शेषफल 0 आ जा रहा है। यानी कि 195 बार में शेषफल 0 आ जाएगा। तो जब शेषफल 0 आ गया तो यहाँ से HCF तो आपका 196 हो जाएगा ना। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी के साथ वीडियो को एंड कर देते हैं।